वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल HSC क्रू। इस वीडियो में हम आयोश मैनेजिंग सेफली की लेक्चर सीरीज को ही कंटिन्यू करेंगे और मॉड्यूल 5 जो कि अंडरस्टैंडिंग हैजर्ड्स है इसके पार्ट 1 को देखेंगे। तो सिंपली हम इस वीडियो में कवर करेंगे कि व्हाट आर द कॉमन हैजर्ड्स और हम इन कॉमन हैजर्ड्स को किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। तो स्टार्ट करेंगे मॉड्यूल 5 अंडरस्टैंडिंग हैजर्ड्स। देयर इज अ प्रीलिमिनरी नोट, द मेन पर्पज ऑफ दिस आयोश MS लेक्चर सीरीज इज जस्ट टू कन्वे द नॉलेज, नथिंग मोर देन दैट। और की लर्निंग पॉइंट्स हम जो हैं उनको पहले देख लेते हैं। व्हाट आर द कॉमन हैजर्ड्स कौन कौन से होते हैं डेली लाइफ में, इंडस्ट्री में, ऑर्गेनाइजेशन में, और व्हाट यू कैन डू अबाउट दीज कॉमन हैजर्ड्स, सिंपली हाउ वी कैन कंट्रोल दिस कॉमन हैजर्ड्स। इनको आइडेंटिफाई हम कैसे कर सकते हैं और इनको हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, इन चीज़ों को हम इस मॉड्यूल के पार्ट 1 में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले व्हाट आर द कॉमन हैजर्ड्स क्या होते हैं। कॉमन हैजर्ड्स एग्जिस्ट इन एवरी वर्क प्लेस। सिंपली किसी भी वर्क प्लेस पे जाएंगे, इवन हम घर से बाहर निकलेंगे तो कॉमन हैजर्ड्स हमको हम इनकाउंटर करते हैं। हमें मतलब कि पॉइंट टू पॉइंट डिफरेंट हैजर्ड्स जो हैं उनको हम एक्सपोज होते हैं। तो हर इंडस्ट्री में, हर ऑर्गेनाइजेशन में, हर वर्क प्लेस के ऊपर कॉमन हैजर्ड्स एग्जिस्ट करते हैं। अब हैजर्ड्स आर जनरली फॉल इनटू 6 ब्रॉडर कैटेगरीज आर ग्रुप्स। हैजर्ड्स को कैटेगराइज किया गया है, ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है और देर आर टोटल 6 ग्रुप्स ऑफ हैजर्ड्स। फर्स्ट वन इज मैकेनिकल हैजर्ड्स, सेकंड वन इज फिजिकल हैजर्ड्स, देन केमिकल हैजर्ड्स, देन बायोलॉजिकल हैजर्ड्स और उसके बाद इन्वायरमेंटल हैजर्ड्स एंड लास्ट 6 वन आर ऑर्गेनाइजेशनल हैजर्ड्स। इनको हम डिटेल में अपकमिंग स्लाइड्स में 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं मैकेनिकल हैजर्ड्स। मैकेनिकल हैजर्ड्स आर एसोसिएटेड विद मूविंग पार्ट्स ऑफ द मशीन। अप्लाइड पावर में बी मशीन जनरेटेड आर ह्यूमन कटिंग, क्रशिंग, शेयरिंग, ये हमारे पास हैजर्ड्स हैं। तो ऐसे हैजर्ड सिंपल लफ्ज़ों में अगर हम देखें जो कि मशीनरी से, इक्विपमेंट से रेलिवेंट हैं, उनको हम मैकेनिकल हैजर्ड्स कहते हैं, जिनमें रोटेटिंग पार्ट्स ऑफ द मशीन आ सकता है, रोटेटिंग डिस्क्स ऑफ द इक्विपमेंट टूल्स आ सकती हैं, शार्प ऑब्जेक्ट्स आ सकते हैं, कोई कहीं पे मूविंग इक्विपमेंट्स आ सकते हैं। तो ये सारे हमारे पास मैकेनिकल हैजर्ड्स में काउंट किए जाते हैं। नेक्स्ट वन इज फिजिकल हैजर्ड्स। फिजिकल हैजर्ड्स आर दोज सब्सटेंसेस आर कंडीशंस दैट मे हार्म अ पर्सन फिजिकल सेफ्टी। पर्सन फिजिकल सेफ्टी को जो हार्म कर सकते हैं, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी है, वेंटिलेशन है, हाउस कीपिंग है, मतलब कि वेंटिलेशन, पुअर वेंटिलेशन है किसी जगह के ऊपर, ऑक्सीजन डेफिशिएंसी है या फिर कोई टॉक्सिक गैसेस प्रेजेंट हैं, फिजिकली बंदे को हार्म कर सकती हैं। इलेक्ट्रोक्यूशन है, इलेक्ट्रिक बर्न हो सकते हैं, कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, फिजिकली हार्म कर सकती है। इस तरह से पुअर हाउस कीपिंग की वजह से अगर सफाई सुथराई का प्रॉपर नहीं निज़ाम नहीं है, स्कैटर्ड टूल्स और इक्विपमेंट्स पड़े हुए हैं, ट्रेलिंग केबल्स पड़ी हुई हैं, पानी गिरा हुआ है कहीं पे, कोई और लिक्विड गिरा हुआ है, तो स्लिप और ट्रिप होकर गिरने के चांसेस हैं और वहाँ से बंदे को फिजिकली इंजरी हो सकती है। तो ये हमारे पास फिजिकल हैजर्ड्स हैं। नेक्स्ट आर द केमिकल हैजर्ड्स आर कंसिडर्ड एज हैजर्ड ड्यू टू देयर इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज टू काज हार्म टू ह्यूमन प्रॉपर्टी इन्वायरमेंट, जैसा कि पेंट है, डीजल ऑयल है, कोई और हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स हैं या टॉक्सिक केमिकल्स हैं, टॉक्सिक गैसेस हैं। ऑल दीज आर केमिकल हैजर्ड्स। एक सिंपल क्वेश्चन आता है, रूट ऑफ एंट्री ऑफ केमिकल्स इनटू द बॉडी। बॉडी में ये केमिकल कैसे एंटर हो सकते हैं। तो हमारे पास बेसिकली 4 रूट्स ऑफ एंट्री हैं, जिनमें फर्स्ट वन इंजेक्शन है कि मुंह के जरिए किसी चीज़ का बॉडी के अंदर चले जाना, इनहलेशन है कि सांस के जरिए किसी चीज़ का बॉडी के अंदर चले जाना, फिर एब्जॉर्प्शन है कि स्किन से एब्जॉर्ब होकर किसी केमिकल का ब्लड स्ट्रीम में चले जाना, और इसी तरह से इंजेक्शन है कि अपर लेयर ऑफ स्किन को ब्रीच करके, जैसे इंजेक्शन जिसमें हमारे पास समटाइम जैसे स्टिंग ऑफ हनी बी का स्टिंग है या कोई स्कॉर्पियो स्नेक बाइट कर लेता है, तो वो इंजेक्शन वाली कैटेगरी में आ जाता है। तो इसमें जो अनकंट्रोलेबल रूट ऑफ एंट्री इनटू द बॉडी, केमिकल इनटू द बॉडी है, वो हमारे पास इनहलेशन है कि आप किसी ऐसी इन्वायरमेंट पे काम कर रहे हैं जहाँ पे केमिकल डस्ट है, जहाँ पे टॉक्सिक केमिकल डस्ट है, कोई टॉक्सिक गैसेस अवेलेबल हैं, फ्यूम्स अवेलेबल हैं, मिस्ट अवेलेबल है, तो उनको हम इनहेल कर सकते हैं। और ये क्विकेस्ट रूट ऑफ एंट्री इनटू द बॉडी भी है कि जैसे ही वो टॉक्सिक गैस जो है वो हमारे सांस से लंग्स में जाएगी, तो लंग्स से फौरन वो ब्लड स्ट्रीम में चले जाएगी। तो दिस इज द क्विकेस्ट रूट ऑफ एंट्री इनटू द बॉडी ऑफ केमिकल। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन केमिकल हैजर्ड्स के बारे में थी। नेक्स्ट हमारे पास आता है बायोलॉजिकल हैजर्ड्स। आर organic substances are microorganisms that pose a threat to health of the human or other living organism, जैसे कि बैक्टीरिया है, वायरस है, फंगस है। all these are living organisms, जो पैथोजेंस होते हैं, जो कि बॉडी में एंटर होते हैं और बंदे को इल हेल्थ या बीमारी की तरफ लेकर जाते हैं। तो इनसे डेफिनेटली मतलब कि इनमें जो सबसे ज़्यादा डेंजरस चीज़ है दैट इज़ वायरस, वायरल इन्फेक्शन, जैसे कि मतलब कि डिफरेंट वायरल डिजीजेस रिसेंटली मतलब कि
हम इनकाउंटर करते हैं, जिसमें हेपेटाइटिस है, इसी तरह से कोविड-19 था। तो ये सारी वायरल डिजीजेज थी जिनको हम मतलब कि जो ज़्यादा कैटास्ट्रॉफिक हो सकती है, जो कि एक पेंडेमिक की सूरत भी इख्तियार कर सकती हैं। नेक्स्ट हम चलेंगे इन्वायरमेंटल हैजर्ड्स आर द कंडीशंस आर स्टेट ऑफ इवेंट दैट हैव द पोटेंशियल टू इफेक्ट द इन्वायरमेंट एंड एडवर्सली इम्पैक्टिंग ह्यूमन हेल्थ। नॉइज है, पुअर लाइटिंग है, अदर इसमें इन्वायरमेंटल हैजर्ड में ऐसी चीज़ जो कि हमारे सराउंडिंग में गलत हो रही है, हमारे सराउंडिंग में कोई ऐसा हैजर्ड है जिसकी वजह से इन्वायरमेंट कॉन्टेमिनेट हो रहा है, या फिर हमारी वर्किंग एम्बियंस में ऐसे कुछ हैजर्ड्स हैं जो कि वर्कर हेल्थ को इफेक्ट कर रहे हैं, जिसमें हाई नॉइज़ है, जैसा कि कोई बंदा जनरेटर एरिया में काम कर रहा है, उसकी हीयरिंग कैपेसिटी जो है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम कम होने लग जाएगी। पुअर लाइटिंग है, स्ट्रेस की तरफ जाएगा, हेडेक की तरफ जाएगा, आई स्ट्रेन की तरफ जाएगा। तो हमें इन्वायरमेंट को सेफ और मतलब कि इस तरह से मेंटेन करना है कि वर्कर्स के लिए वो सेफ हो। नेक्स्ट आर द ऑर्गेनाइजेशनल हैजर्ड्स आर एसोसिएटेड विद बिहेवियर्स, वर्कलोड, टाइम एंड डेडलाइंस सच एज बुलिंग, हरासमेंट, सेक्सुअल हरासमेंट। इस तरह की जो हमारे पास केसेस आते हैं, ये सारे ऑर्गेनाइजेशनल हैजर्ड्स में काउंट किए जाते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा अंडरस्टैंडिंग द हैजर्ड्स में हम डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ हैजर्ड्स को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ये सेवरल हैजर्ड्स को इनलिस्ट किया गया है, जिसमें हमारे पास मतलब कि एग्रेशन एंड वायलेंस है, एस्बेस्टॉस है, बुलिंग है, केमिकल एंड हार्मफुल सब्सटेंसेस। जो ये सारे मतलब वन बाय वन हैजर्ड्स हैं, इनको अपकमिंग स्लाइड्स में हम स्पेसिफिकली सेपरेटली सबको डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। फर्स्ट वन है एग्रेशन एंड वायलेंस। एग्रेशन एंड वायलेंस बेसिकली हमने इसको 6th कैटेगरी ऑफ द जो हमारे पास ऑर्गेनाइजेशनल हैजर्ड थे उसमें इसको हमने इनलिस्ट किया है कि एग्रेशन और वायलेंस को। अब ये क्या है कि हॉर्स प्ले है, साइड के ऊपर लड़ाई झगड़ा है, किसी के ऊपर गुस्सा करना है, शाउट करना है, ये सारी चीज़ें एग्रेशन और वायलेंस में आ जाती है। जैसे कि इस पिक्चर में, कार्टूनिस्टिक पिक्चर में बताया गया है कि दो बंदे आपस में झगड़ रहे हैं, एक मटेरियल को खींच रहे हैं। इन केस अगर एक बंदे से ये मटेरियल स्लिप हो जाएगा, दूसरा गिर जाएगा, इंजरी हो सकती है, डैमेज हो सकता है, मटेरियल जो उन्होंने उठाया हुआ है जिसके ऊपर वो झगड़ रहे हैं वो टूट सकता है, डैमेज हो सकता है। तो इसे हम एग्रेशन और वायलेंस कहते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे। कुछ क्वेश्चंस हैं। व्हाट occupations pose high risk of aggression and violence? What are the different types of abuses? What are the symptoms and how can we stop aggression and violence? इन क्वेश्चंस को नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर हम आंसर करते हैं। तो फर्स्ट वन इज व्हाट ऑक्यूपेशंस पोज हाई रिस्क ऑफ एग्रेशन एंड वायलेंस? किन जगहों के ऊपर ज़्यादा एग्रेशन और वायलेंस होने के चांसेस होते हैं? ऑक्यूपेशन सच एज हेल्थ केयर वर्कर्स, हेल्थ केयर वर्कर्स जिन्होंने मतलब ऐसे लोग जो थोड़े से मेंटली अपने मतलब स्टेबल नहीं है, उन लोगों के साथ काम करना है, जिनका मतलब कि आप सेंसिस मतलब काम नहीं कर रही, तो डेफिनेटली उनके साथ क्या है कि जनाब एग्रेशन और वायलेंस को वो ज़्यादा फेस कर सकते हैं। इसी तरह से लॉ इन्फोर्समेंट जो अथॉरिटीज़ हैं वो एग्रेशन और वायलेंस को मतलब कि फेस करना पड़ता है उनको। सोशल सर्विसेज जो लोग कर रहे होते हैं उनके ऊपर समटाइम लोग जो है वो गुस्सा करते हैं, वायलेंस करते हैं। एंड रिटेल एम्प्लॉय फेस हाई रिस्क ऑफ एग्रेशन एंड वायलेंस। तो जो कुछ कैटेगरीज बताई गई हैं जिनको एग्रेशन एंड वायलेंस जो है वो फेस ज़्यादा करना पड़ता है यूजली एज कम्पेयर टू अदर जॉब रोल्स या अदर वर्किंग इन्वायरमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ अब्यूजेस? अब्यूजेस के कौन कौन से टाइप्स हैं? फिजिकल अब्यूज़ हो सकती है, वर्बल अब्यूज़ हो सकती है, इमोशनल अब्यूज़ हो सकती है, सेक्सुअल हरासमेंट हो सकती है साइड के ऊपर ऑपोजिट जेंडर्स के साथ। तो ये सारी टाइप्स ऑफ अब्यूजेस हैं एग्रेशन और वायलेंस में, हम इनको काउंट करते हैं। नेक्स्ट आता है व्हाट आर द सिम्टम्स? एग्रेशन और वायलेंस किसी के ऊपर हो रही है या ऐसा इन्वायरमेंट जहाँ पे एग्रेशन और वायलेंस होती है उसमें सिम्टम्स क्या होती हैं? तो जो विक्टिम होता है उनके फिजिकल इंजरी हो सकती है, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस होती है, एंग्जाइटी होती है, डिप्रेशन एंड फियर, ये सारी सिम्टम्स हैं एग्रेशन और वायलेंस विक्टिम की। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है हाउ कैन यू स्टॉप इट? आप किस तरह से एग्रेशन एंड वायलेंस को साइड के ऊपर स्टॉप कर सकते हैं? तो इंप्लीमेंट स्ट्रिक्ट वर्क प्लेस पॉलिसीज इंप्लीमेंट करवाएंगे, पॉलिसीज बनाएंगे अगेंस्ट एग्रेशन एंड वायलेंस और उनको इंप्लीमेंट करवाएंगे। प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग ऑन कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट और कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के ऊपर ट्रेनिंग्स कंडक्ट करवाएंगे। बिहेवियरल ट्रेनिंग्स जो है वो कंडक्ट करवाएंगे। एंड इंश्योर सिक्योर इन्वायरमेंट विद क्लियर रिपोर्टिंग चैनल्स। कम्युनिकेशन को हम इंप्रूव करेंगे। जितनी कम्युनिकेशन बेटर होगी, जितना ईजीली आप चीज़ों को डिस्कस करके सॉल्व कर लेंगे, उतना ही एग्रेशन एंड वायलेंस के चांसेस कम हो जाते हैं। तो दैट्स ऑल फ्रॉम एग्रेशन एंड वायलेंस। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलेंगे। बुलिंग अगेन ऑर्गेनाइजेशनल हैजर्ड है। ये वो सारी चीज़ें हैं जो हमारी साइकोलॉजिकली वर्कफोर्स को इफेक्ट करती हैं और इन शॉर्ट इन लॉन्ग रन जो है वो प्रोडक्टिविटी को कम कर देती हैं। तो बुलिंग एंड हरासमेंट क्या होता है कि किसी को आवाज़ें कसना, बुरे नाम से पुकारना, इस तरह के मतलब कि अलकाब से बुलाना,
इसे हम बुलिंग कहते हैं, या किसी का मजाक उड़ाना, इसको भी बुलिंग कहा जाता है। तो व्हाट आर सम एग्जांपल्स ऑफ बुलिंग, बुलिंग की एग्जांपल्स क्या हैं, व्हाट आर सम सिम्टम्स, सिम्टम्स क्या हैं, एंड व्हाट कैन यू डू अबाउट द बुलिंग, बुलिंग को कम करने के लिए साइट या ऑर्गेनाइजेशन में आप क्या कर सकते हैं। तो देखते हैं जनाब, व्हाट आर सम एग्जांपल्स ऑफ बुलिंग। एग्जांपल इंक्लूड वर्बल इंसल्ट है, स्प्रेडिंग रूमर्स हैं, सोशल एक्सक्लूजन है, और साइबर बुलिंग भी एक मतलब पार्ट ऑफ बुलिंग आ जाता है कि ऑनलाइन अगर आप किसी को कोई बंदा आपको तंग कर रहा है, टीज कर रहा है, दैट इज कॉल्ड साइबर बुलिंग। तो नेक्स्ट आ जाता है व्हाट आर सम सिम्टम्स। अब जो विक्टिम है उस पर सिम्टम्स क्या आएंगे, तो मिलती जुलती सिम्टम्स है, ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स जितने भी हैं। सिम्टम्स इंक्लूड एंग्जाइटी, डिप्रेशन, रिड्यूस्ड वर्क परफॉर्मेंस एंड फिजिकल इलमेंट्स लाइक हेडेक्स। तो अगर आपको को बार बार बंदा टीज कर रहा है तो डेफिनेटली बंदा यही सारी चीज़ें जो हैं वो एक्सपीरियंस करता है। नेक्स्ट आर व्हाट कैन यू डू अबाउट इट। अब आप बुलिंग को कम करने के लिए साइट के ऊपर क्या कर सकते हैं, तो अगेन क्या कर सकते हैं, इस इशू को एड्रेस करने के लिए एंटी बुलिंग पॉलिसीज जो है उनको स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट करवा सकते हैं। सपोर्ट, विक्टिम को सपोर्ट कर सकते हैं कि उसकी काउंसलिंग करके, उसको पॉजिटिवली मोटिवेट करके, एंड इनकरेज टू ओपन कम्युनिकेशन एंड रिपोर्टिंग। अगर रिपोर्टिंग और कम्युनिकेशन प्रॉपर है तो डेफिनेटली इस बुलिंग और हरासमेंट को हम कम कर सकते हैं। तो अगर आपको कोई साइट के ऊपर तंग कर रहा है तो डेफिनेटली आप उसको सब ऑर्डिनेट, जिसका भी वो सब ऑर्डिनेट है, उसको ये बात कम्युनिकेट करें ताकि इफेक्टिव चैनल के थ्रू उसको जो है सॉर्ट आउट किया जा सके। अब नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलेंगे, केमिकल्स एंड हार्मफुल सब्सटेंसेस। केमिकल एंड हार्मफुल सब्सटेंसेस, जहां पे भी साइट पे आप जाएंगे आपका केमिकल्स के साथ वास्ता पड़ेगा, आपका हार्मफुल सब्सटेंसेस के साथ वास्ता पड़ेगा, जो कि हमारे पास गैशियस फॉर्म में हो सकती हैं, लिक्विड फॉर्म में हो सकती हैं, या फिर सॉलिड फॉर्म में हो सकती हैं। तो अब इनके रेलिवेंट जो है हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं। व्हाट आर सम हार्मफुल सब्सटेंसेस फाउंड इन योर वर्क प्लेस। कौन कौन सी हार्मफुल सब्सटेंसेस हो सकती हैं यूजुअली जो कि हर वर्क प्लेस के ऊपर मिल सकती हैं। व्हाट आर हार्मफुल हाउ आर हार्मफुल सब्सटेंसेस आइडेंटिफाइड। हम किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये चीज़ जो है ये हार्मफुल है। हाउ कैन केमिकल्स इफेक्ट यू। केमिकल बंदे को या बॉडी को किस तरह से इफेक्ट कर सकते हैं। एंड व्हाट डू यू नीड टू डू। आप केमिकल्स या इन चीज़ों को जो हार्मफुल सब्सटेंसेस है इनको किस तरह से इफेक्टिवली मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलेंगे, आंसर है हमारे पास। व्हाट आर द सम हार्मफुल सब्सटेंसेस। हार्मफुल सब्सटेंसेस इंक्लूड सॉल्वेंट्स हो सकते हैं, एसिड्स हो सकते हैं, पेस्टिसाइड्स हो सकते हैं, एस्बेस्टॉस हो सकती है, क्लीनिंग एजेंट्स हो सकते हैं। और यूजुअली ये हर बिल्डिंग, हर वर्क प्लेस के ऊपर ये सारी चीज़ें ऑलमोस्ट मतलब के पाई जाती हैं जो कि डिफरेंट पर्पजेज के लिए हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है, हाउ हार्मफुल सब्सटेंसेस आर आइडेंटिफाइड। हार्मफुल सब्सटेंसेस कैन बी आइडेंटिफाइड थ्रू देयर लेबल्स। उनके ऊपर डायमंड हैजर्ड डायग्राम लगी होती है, उससे हमें आइडिया हो सकता है कितना हार्मफुल ये केमिकल है। मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट या केमिकल हैजर्ड बुलेटिन भी बोलते हैं, इससे हम आइडिया लगा सकते हैं। एंड वर्क प्लेस रिस्क असेसमेंट से भी हमें आइडिया होता है कि कोई केमिकल कितना डेंजरस या फिर कोई सब्सटेंस कितनी हार्मफुल हो सकती है। नेक्स्ट चलेंगे हमारे पास, हाउ कैन केमिकल इफेक्ट्स यू। केमिकल किस तरह से बंदे को या वर्कर को इफेक्ट कर सकता है। केमिकल कैन काज स्किन इरिटेशन हो सकती है, रेस्पिरेटरी इश्यूज हो सकते हैं, पॉइजनिंग हो सकती है, एंड लॉन्ग टर्म हेल्थ इफेक्ट्स लाइक कैंसर हो सकते हैं। अगर कोई बंदा एस्बेस्टॉस को लॉन्ग टर्म के लिए एक्सपोज है तो लंग्स कैंसर हो सकता है। तो ये हमारे पास केमिकल रेलिवेंट कुछ चीज़ें थी। लास्ट क्वेश्चन है इसका, व्हाट डू यू नीड टू डू। आप क्या कर सकते हैं इसको मैनेज करने के लिए, या आप केमिकल या जो आपके पास हैजर्डियस सब्सटेंसेस हैं इनके हार्मफुल इंपैक्ट्स को कम करने के लिए क्या क्या कंट्रोल मेजर्स ले सकते हैं। तो फॉलो प्रॉपर हैंडलिंग प्रोसीजर्स, केमिकल मटेरियल हैंडलिंग प्रोसीजर्स को फॉलो किया जाए, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स को यूज़ किया जाए, प्रॉपर वेंटिलेशन जो है उसको इंस्टॉल की जाए ताकि अकमुलेशन ऑफ टॉक्सिक केमिकल फ्यूम्स या गैसेज जो हैं उनको प्रिवेंट किया जा सके। एंड कंप्लाई विद सेफ्टी गाइडलाइंस एंड ट्रेनिंग, सेफ्टी गाइडलाइंस ट्रेनिंग्स को फॉलो किया जाए। मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट के ऊपर जो रिकमेंडेशन है उनको फॉलो किया जाए। इस तरह से हम केमिकल हैजर्ड्स जो हैं या हार्मफुल सब्सटेंसेस के जो हैजर्ड्स हैं उनके इम्पैक्ट को कम कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे, कंप्यूटर वर्क स्टेशन। तो कंप्यूटर वर्क स्टेशन के ऊपर लॉन्ग टर्म काम करने से डिफरेंट मस्कुलोस्केलेटल जो इश्यूज जो है वो फेस करना पड़ सकते हैं किसी भी वर्कर को या किसी भी एम्प्लॉय को जो कि लॉन्ग आवर्स के लिए वर्क स्टेशन के ऊपर काम कर रहा है। तो क्वेश्चन कुछ देख लेते हैं हमारे पास। व्हाट आर द मेन इंजरीज एसोसिएटेड विद इन्वॉल्विंग कंप्यूटर्स। कंप्यूटर्स के साथ कौन सी इंजरीज हो सकती हैं, एंड व्हाट कैन यू डू टू प्रिवेंट दीज इंजरीज। और आप इन इंजरीज को कम करने के लिए क्या क्या एक्शंस ले सकते हैं। तो आंसर देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। व्हाट आर द मेन इंजरीज जो कि वर्क स्टेशन से कंप्यूटर से रेलिवेंट इंजरीज क्या क्या हो सकती हैं। तो कॉमन इंजरीज क्या है हमारे पास, आई स्ट्रेन। अगर आप सारा दिन स्क्रीन के ऊपर काम करते हैं तो आई स्ट्रेन मेजर इंजरी हो सकती है। रेपिटेटिव स्ट्रेन इंजरीज RSI इसको बोलते हैं। कार्पल टनल सिंड्रोम, मतलब आपकी ये जो फोर आर्म के ऊपर स्ट्रेस आती है इसे हम कार्पल टनल सिंड्रोम बोलते हैं।
नेक एंड बैक पेन जो है ये हमारे पास कुछ आउटकम्स हो सकते हैं लॉन्ग टर्म वर्क स्टेशन के ऊपर काम करने से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, व्हाट कैन यू डू टू प्रिवेंट द इंजरीज? मेंटेन इर्गोनॉमिक पोस्चर्स, प्रॉपर इर्गोनॉमिक सिटिंग स्टेशन होना चाहिए, चेयर एडजस्टेबल होनी चाहिए, लिम्बर सपोर्ट, हाइट ऑफ द चेयर, बैक ऑफ द चेयर हम एडजस्ट कर सकें, रेगुलर ब्रेक्स लें कि आप टाइम टू टाइम जो है वो उठें चेयर से, थोड़ा सा चलें फिरें और फिर वापस आ जाएं। एडजस्ट स्क्रीन ब्राइटनेस, टू ब्राइट स्क्रीन को यूज़ ना करें, प्रॉपर स्क्रीन डिम स्क्रीन ब्राइटनेस जहां पर आप इजीली काम कर सकें ताकि आई स्ट्रेन को मिनिमल किया जा सके। इर्गोनॉमिक इक्विपमेंट्स लाइक कीबोर्ड, चेयर, ये सारे इर्गोनॉमिकली डिज़ाइन होने चाहिए। माउस है, कीबोर्ड है, ये आपके प्रॉपर फिट अकॉर्डिंग टू द साइज एंड लेंथ ऑफ हाइट ऑफ योर बॉडी, इन चीज़ों को हम एडजस्ट कर सकें। ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करके हम कंप्यूटर वर्क स्टेशन से रिलेटेड हैजर्ड्स को जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी किसी भी वर्क प्लेस के ऊपर एक मेजर हैजर्ड है। इलेक्ट्रिक्यूशन हो सकती है जिसके आउटकम बड़े सवेयर हो सकते हैं, इलेक्ट्रिक बर्न्स हो सकते हैं, या फिर डेथ ऑफ वर्कर भी हो सकती है इन केस ऑफ वर्स्ट कॉन्सिक्वेंसेज को अगर हम काउंट करें तो। कुछ क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ कैन इलेक्ट्रिसिटी हार्म यू? इलेक्ट्रिसिटी किस तरह से हार्म कर सकती है? व्हाट डू यू डू इन द इवेंट ऑफ हार्म? अगर इलेक्ट्रिक्यूशन हो जाती है तो क्या कर सकते हैं? व्हाट कैन यू डू टू प्रिवेंट हार्म? आप क्या कर सकते हैं कि आप हार्म को प्रिवेंट करें? नेक्स्ट साइड पे चलते हैं, आंसर कर देंगे। हाउ कैन इलेक्ट्रिसिटी हार्म यू? इलेक्ट्रिसिटी से इलेक्ट्रिक शॉक हो सकता है, बर्न्स हो सकते हैं, फॉल्स, अगर बंदा हाइट पे खड़ा है उसको इलेक्ट्रिक्यूशन हो सकती है, नीचे गिर सकता है, फर्टेलिटीज थ्रू इलेक्ट्रिक्यूशन से, कार्डियक अरेस्ट होने से, रेस्पिरेटरी इरेगुलेटरी आने से बंदे की डेथ भी हो सकती है। नेक्स्ट आता है, व्हाट डू यू डू इन द इवेंट ऑफ हार्म? अगर किसी बंदे को इलेक्ट्रिक्यूशन हो जाती है तो फिर आपको क्या करना चाहिए? इमीडिएटली डिस्कनेक्ट द पावर सोर्स। पहले पावर सोर्स को डिस्कनेक्ट करना है, जाके डायरेक्टली उस बंदे को जिसे कहते हैं रेस्क्यू करने की ट्राई नहीं करनी। उसके बाद हमने फर्स्ट एड ट्रीटमेंट करनी है और फिर एमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज के लिए जो है वो कॉल करनी है और उसको नियर बाई हॉस्पिटल या जो भी हमारे पास मेडिकल फैसिलिटी है वहाँ पे शिफ्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, व्हाट कैन यू डू टू प्रिवेंट द हार्म? हार्म को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? प्रॉपर इंस्टॉलेशन होनी चाहिए, सेफ वर्किंग प्रैक्टिसेस को हमने मेंटेन करना है, रेगुलर इंस्पेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, इलेक्ट्रिकल वायरिंग, सॉकेट बोर्ड्स और जितने भी ब्रेकर सर्किट ब्रेकर्स हैं उनकी रेगुलर इंस्पेक्शंस की जाएं। इंश्योर प्रॉपर ट्रेनिंग ऑन इलेक्ट्रिकल सेफ्टी की वर्कर्स को ट्रेनिंग करवाई जाए ताकि उनको हैजर्ड्स और रिस्क के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाए ताकि कम से कम इंसिडेंट्स हों इलेक्ट्रिक्यूशन से रेलिवेंट। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलेंगे, फायर से रेलिवेंट हम चीज़ों को देखेंगे। फायर बेसिकली एक केमिकल रिएक्शन है फ्यूल और ऑक्सीजन का इन दी प्रेजेंस ऑफ इनिशिएशन टेम्परेचर, इनिशियल हीट। तो फायर तीन चीज़ों से मिलकर बनती है बेसिकली, जिसमें हमें फ्यूल चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए और साथ में हमें इग्निशन सोर्स या इनिशियल हीट चाहिए जिससे फायर स्टार्ट होती है और इसके बाद फायर सेल्फ सस्टेन और कंटिन्यूस चेन रिएक्शन जो है वो स्टार्ट हो जाता है। तो कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। हाउ कैन फायर स्टार्ट? फायर कैसे स्टार्ट हो सकती है? हाउ कैन फायर बी प्रिवेंटेड? फायर को किस तरह से प्रिवेंट किया जा सकता है? हाउ शुड यू प्रिपेयर फॉर एमरजेंसी सिचुएशन? एमरजेंसी सिचुएशन के लिए किस तरह से प्रिपेयर किया जा सकता है खुद को? एंड व्हाट आर योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़? फायर से रेलिवेंट क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं एक मैनेजर की या एक हेल्थ एंड सेफ्टी रिप्रेजेंटेटिव की? तो नेक्स्ट साइड पे आंसर्स हैं। हाउ कैन फायर स्टार्ट? फायर कैसे स्टार्ट हो सकती है? फायर कैन स्टार्ट ड्यू टू फॉल्टी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। जितनी भी मेजर इंडस्ट्रियल फायर्स हुई हैं, किसी बिल्डिंग में फायर हुई है तो वहाँ पे पता चलता है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से ये फायर स्टार्ट हुई थी। ओपन फ्लेम से फायर हो सकती है, फ्लेमेबल मटेरियल से फायर हो सकती है, इम्प्रॉपर स्टोरेज ऑफ केमिकल्स से भी फायर इनिशिएट हो सकती है। नेक्स्ट आ जाता है, हाउ फायर कैन बी प्रिवेंटेड? रेगुलर इंस्पेक्शंस करके, मेंटेनेंस ऑफ इक्विपमेंट करके, स्टोर फ्लेमेबल मटेरियल्स प्रॉपरली उनको स्टोर और हैंडल करके, गुड हाउसकीपिंग प्रैक्टिस करके, अच्छे इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस जो हैं उनको मेंटेन करके हम फायर को प्रिवेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट, हाउ शुड यू प्रिपेयर फॉर एमरजेंसी सिचुएशन? एमरजेंसी सिचुएशन के लिए रेगुलर ड्रिल्स हम कंडक्ट करेंगे, इवैक्यूएशन रूट्स को हम हाईलाइट करेंगे, सिग्नेचर साइनेजेस लगाएंगे, फायर एक्सटिंग्विशर्स हम जगह जगह पे लगाएंगे, फायर अलार्म एक्सेसिबल पोजीशन के ऊपर लगाएंगे। इस तरह से हम फायर को एमरजेंसी सिचुएशन में टैकल कर सकते हैं। नेक्स्ट आर व्हाट आर योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज? आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है? नो द एमरजेंसी प्रोसीजर्स, एमरजेंसी प्रोसीजर्स का पता होना चाहिए। उसके बाद हमारे पास पार्टिसिपेट इन ड्रिल्स, जितनी भी ड्रिल्स कंडक्ट हो रही हैं उनमें पार्टिसिपेट करना है, उनमें एज अ रियल एमरजेंसी लेके उसमें पार्टिसिपेट करना है। रिपोर्ट द हैजर्ड, अगर आप कहीं पे हैजर्ड ये सिचुएशन देख रहे हैं तो उसको आपने रिपोर्ट करना है। इंश्योर पर्सनल एंड को वर्कर्स सेफ्टी ड्यूरिंग द एमरजेंसी, अपनी और जो को वर्कर साथ में आपके लोग काम कर रहे हैं उनकी सेफ्टी का आपने ख्याल रखना है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस पार्ट 1 ऑफ मॉड्यूल 5 अंडरस्टैंडिंग द हैजर्ड्स। रिमेनिंग पार्ट जो है वो नेक्स्ट लेक्चर नंबर 7 में हम कवर करेंगे।
So thank you very much for watching this video. If you found this content helpful, do comment on the video and also subscribe to the channel. Stay tuned for upcoming videos.